हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमएस क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे और हम लोगों ने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया था और एस एफ डब्ल्यू और अन एस एफ डब्ल्यू भी पढ़ ली थी, अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम क्वालिटेटिव लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड अ डायरेक्शनल लॉ। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट लॉ में? तो फर्स्ट लॉ सिंपली सेज दैट द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। हमने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था? टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, क्योंकि फर्स्ट लॉ में हमने देखा था कि एनर्जी कांट क्रिएटेड और कांट बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी डिस्ट्रॉयड और नॉर क्रिएटेड। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ सिंपली सेज दैट टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ पॉसिबल एनर्जी। जो हमारी एनर्जी की डायरेक्शन है वो क्या होगी, क्या वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर एनर्जी का फ्लो होगा या लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर। अगर ऐसा होता है तो क्या मतलब क्या वर्क देना पड़ेगा या वर्क लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट लॉ से हमें पता नहीं चलता है, हमें सिर्फ यह पता चलता है कि एनर्जी हमारी कंजर्व रहेगी ऑल द यूनिवर्स। ठीक है, तो it is the second law of thermodynamics which provides the feasibility or direction of possible energy conversion through the concept of entropy। ठीक है, सेकेंड लॉ में क्या बताता है कि हमारी जो एनर्जी कन्वर्जन है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर और लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर ट्रांसफर है, तो वह हमें सेकेंड लॉ के थ्रू है पता चलेगा थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी ऑन क्वालिटी बेसिस। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था इट इज अ क्वालिटेटिव लॉ। जो हमारा फर्स्ट लॉ था वह क्वांटिटेटिव लॉ था, वह क्वालिटी के बारे में कुछ पता नहीं चलता था। ठीक है, एंड देयर इज अ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स व्हिच इज अप्लाइड फर्स्ट इन द न्यूमेरिकल्स टू फाइंड आउट द डायरेक्शन एंड देन अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर हमारे पास अगर कोई न्यूमेरिकल दिया गया है तो सबसे पहले हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स निकालेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करेंगे और जो डायरेक्शन, जो एनर्जी का डायरेक्शन का फ्लो है, हीट का फ्लो है, उसको हम निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारी एनर्जी कंजर्व है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज करेंगे। ठीक है, कुछ दो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं नोट में कि हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी एंड वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी। जो हमारी हाई ग्रेड और लो ग्रेड एनर्जी है, जैसे हमने कोई हमारी एनर्जी है, अगर हमारी उस एनर्जी को हम दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं और वो होली एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड आवर हाई ग्रेड एनर्जी। So in this complete conversion of low grade energy into high grade energy is not possible, but the complete conversion of high grade energy into low grade energy is possible। and हमारी high grade energy कौन सी होगी? high grade energy is our work and low grade energy is our heat। ठीक है, तो हम जो हमारी वर्क है, वर्क इज अवर हाई ग्रेड एनर्जी, तो वर्क को हम हीट में कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जो हमारी हीट है हम उसको कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते इन वर्क एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो हीट इज अवर लो ग्रेड एनर्जी एंड वर्क इज अवर हाई ग्रेड एनर्जी। ठीक है, हम इसके आगे पढ़ते हैं थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, पॉज करके आप लोग इसको लिख लेना। हम देखेंगे थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर क्या होगा? तो इट इज अ इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी या सिंक ऑफ एनर्जी। इट इज अ इनफाइनाइट रिजर्वायर, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी रिजर्वायर। It is a reservoir of infinite heat capacity। इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। ठीक है, ओके, विजुअल इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब इसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कौन कौन से हमारे रिजर्वायर होते हैं। फर्स्ट इज सोर्स। सोर्स क्या है? इट इज अ
it is a supplier of infinite heat without changing its temperature, ठीक है। मतलब एक ऐसा रिजर्वायर है जहां से हम हीट को सप्लाई कर रहे हैं बट उसके टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, दैट इज अवर सोर्स। इट इज अ सप्लायर ऑफ इनफाइनाइट हीट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, ठीक है। और सेकंड क्या होगा हमारा, सेकंड वन इज सिंक। सिंक क्या है हमारा, इट इज अ एब्जॉर्बर ऑफ इनफाइनाइट हीट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो जो सिंक है यहाँ, सिंक है तो सिंक क्या है, इट इज अ एब्जॉर्बर ऑफ इनफाइनाइट हीट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, ठीक है। डायग्राम से देख लेते हैं। This is our TH, higher temperature, this is our lower temperature, TL। और ये हमारा कुछ भी हो सकता है, हीट पंप हो सकता है, हीट इंजन भी हो सकता है। लेट अस से इट इज आवर हीट इंजन, ठीक है। दिस इज W आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, Q हायर, Q लोअर, ठीक है। तो हमारा इनफाइनाइट सप्लायर क्या है, यहाँ से हमारी हीट का सप्लाई किया जा रहा है। तो दिस इज आवर सोर्स एंड दिस इज आवर सिंक, ठीक है। तो हमारा ये सोर्स हो गया, दिस इज आवर सिंक, ठीक है। अब देखते हैं केल्विन प्लांक स्टेटमेंट देखते हैं। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस which operates in a cycle, produces work continuously while interacting with single thermal reservoir, it is construct to, it is in क्या था, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। It is impossible construct a device which produces it is impossible to construct a device which produces work in a cycle continuously while interacting in a single reservoir, ठीक है। that is our sink source and sink heat engine, ठीक है। and this is work आउटपुट, ठीक है। तो हमारा जो सोर्स और सिंक है, सोर्स एंड
सिंक। तो यहाँ पर हमारे कितने रिजर्वायर हैं, फर्स्ट दिस सोर्स रिजर्वायर एंड दिस इज सिंक रिजर्वायर, तो यहाँ पर हमारे 2 रिजर्वायर हैं। बट हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट यह कहता है कि हमें ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं बना सकते जो हमें कंटिन्यूसली वर्क देता रहे विदाउट अफेक्टिंग या विदाउट इंटरेक्टिंग इन अ सिंगल रिजर्वायर। मतलब हम एक कोई हमारे पास एक सिंगल रिजर्वायर है और हमें वर्क कंटिन्यूसली मिल रहा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज तो हमारा ये क्या है, पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल। बट अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, हीट इंजन, ठीक है, एंड दिस इज वर्क आउटपुट, दिस इज TH सिंक, सॉरी सोर्स। तो यहाँ पर हमारा क्या है, सिंगल रिजर्वायर है और हमें वर्क कंटिन्यूसली मिल रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस व्हिच प्रोड्यूसेस वर्क इन अ साइकिल कंटिन्यूसली व्हाइल इंटरेक्टिंग इन अ सिंगल थर्मल रिजर्वायर, ठीक है। तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट हमारा खत्म हो गया। इसके आगे हम पढ़ते हैं अपनी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होगी हमारी हीट इंजन की, तो रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, आउटपुट और इनपुट का जो हमारा रेशियो होगा वो हमारी एफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो फॉर हीट इंजन, तो हमारा आउटपुट क्या है, वर्क आउटपुट, दिस वर्क आउट अपॉन क्यू इनपुट, ठीक है, दिस इज आवर क्यू इन एंड क्यू आउट, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू हायर एंड क्यू लोअर, इसको W नेट भी लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या है, क्यू हायर, ठीक है, इनपुट है। W नेट क्या है हमारा, यहाँ पर हम देखेंगे QH, ठीक है, QH क्या होगा हमारा, W आउट प्लस Q लोअर। तो जो हमारी हमने QH जो हमारी Q इनपुट है हमारी, तो वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुई, वर्क आउटपुट पे, एंड Q आउट जो हमारी सिंक में हीट जा रही है, ठीक है। तो वहाँ पर हमारी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो हमारी Q नेट क्या होगी यहाँ से, QH माइनस QL अपॉन QH, ठीक है। तो 1 माइनस QL अपॉन QH, दिस इज आवर एफिशिएंसी फॉर्मूला, ठीक है। थर्मोडायन अब टेम्परेचर के फॉर्म में लिखते हैं, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल और केल्विन प्लांक स्केल। केल्विन प्लांक स्केल क्या बोलता है कि जो हमारी Q है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो Q लोअर अपॉन Q हायर, T लोअर अपॉन T हायर, तब यहां पर क्या होगा, 1 माइनस TL अपॉन TH। तो दिस इज अवर एफिशिएंसी फॉर्मूला फॉर अ हीट इंजन। अब आगे हम देखेंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा, क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है कि हम ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं बना सकते
जिसमें जिसमें जो हमारे हीट का ट्रांसफर है वो लो ग्रेड एनर्जी से हाई ग्रेड एनर्जी में जा रहा है, या लो टेम्परेचर रेजरवायर से हाई टेम्परेचर रेजरवायर में जा रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हमारी हीट जा रही है, बट हम कोई वर्क कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। वर्क कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारी एनर्जी या हमारी हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर जाए। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है हमारा कि इट इज इम्पॉसिबल टू construct a device which operates in a cycle, transfer heat from low temperature reservoir to high temperature reservoir without consuming any form of work, या विदाउट कंज्यूमिंग एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, कुछ भी लिख सकते हैं, एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लिख देते हैं, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इन दिस वर्क इनपुट क्या होने वाला है हमारा, जीरो फॉर अ क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो हमारा ऐसा हम कोई डिवाइस नहीं बना सकते, इस क्लॉसियस स्टेटमेंट के हिसाब से हम ऐसे ही कोई भी डिवाइस कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जो हमारी हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर ले जाए, बट कोई भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी या वर्क इनपुट जीरो हो। मतलब हम वर्क तो नहीं ले रहे हैं बट हम हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर ले जा रहे हैं, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इनके हिसाब से क्या होगा जी, हम दिस इज अवर TH एंड TL। तो इनके हिसाब से हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में हमारा, लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। तो लेट अस से दिस इज अवर हीट पंप, वर्क इनपुट जीरो, ठीक है, Q लोअर एंड Q हायर, ठीक है। तो इट इज इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या करना चाहिए, तब हमें कुछ वर्क देना चाहिए, QH QL। लेट अस से दिस इज आवर हीट पंप, हीट इंजन भी सेम ही है, हमने यहाँ पर वर्क इनपुट दे रहे हैं, तो यहाँ पर वर्क इनपुट हमारा जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल हीट पंप, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्लॉसियस स्टेटमेंट फिनिश होता है। अब इसके आगे देखेंगे COP, जिसको हम EPR बोलते हैं, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और EPR एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। तो क्या होता है हमारा COP, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट, ठीक है, COP। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और इसको हम क्या बोलते हैं, EPR ही बोलते हैं, EPR एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। COP क्या होता है, दैट इज अ रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू वर्क इनपुट। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं सीओपी। हमारा हीट पंप, वर्क इनपुट TL TH, सोर्स एंड दिस इज सिंक। तो हमारी COP क्या होगी? COP फॉर हीट पंप, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, तो हमारा हीट पंप के लिए जो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट होगा दैट इज आवर QH। ठीक है, तो QH इज आवर डिजायर्ड इफेक्ट, QH अपॉन WN। अब यहां पर हम देखेंगे QL प्लस W इनपुट इक्वल्स टू QH। ठीक है, तो W इनपुट क्या होगा हमारा? QH माइनस QL। QH माइनस QL। ठीक है, अब इसको टेम्परेचर के फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, TH अपॉन TH माइनस TL। दिस इज अवर COP फॉर अ हीट पंप। ठीक है, और फॉर अ रेफ्रिजरेटर, COP फॉर अ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या रेफ्रिजरेटर, तो हमारे जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो हमारा क्या होगा? ये तो सेम होगा, COP डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, बट जो COP फॉर रेफ्रिजरेटर के लिए डिजायर्ड इफेक्ट है दैट इज अवर QL। ठीक है, तो इसको लिखेंगे QL अपॉन W इनपुट, QL अपॉन QH माइनस QL, और QL को हम टेम्परेचर के फॉर्म में लिखेंगे TL अपॉन TH माइनस TL। दैट इज आवर COP फॉर अ रेफ्रिजरेटर, RE। दिस इज फॉर अ हीट पंप। ठीक है, ये हमारे किसके लिए? रेफ्रिजरेटर। एंड दिस इज फॉर अ हीट पंप, हीट पंप। अब इनमें हम रिलेशन देखेंगे। रिलेशन क्या है हमारा? सबसे पहले एक पॉइंट और देख लेते हैं, एक नोट में लिख लेते हैं, नोट। तो जो हमारे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, जो हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है या किसके लिए दिया गया है? तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क प्रोड्यूसिंग दैट इज आवर हीट इंजन, बट क्लॉसियस स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेस दैट इज आवर हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो जो हमारे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, केल्विन लिख लेते हैं इसको, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट provide the concept of work producing, क्योंकि हीट इंजन में हमें वर्क मिलता है, तो दैट इज वर्क प्रोड्यूसिंग, एंड दैट इज हीट इंजन। बट क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या देता है हमें? क्लॉसियस स्टेटमेंट प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट of work consuming devices, that is heat pump and रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के लिए हम क्लॉसियस स्टेटमेंट का यूज करेंगे एंड केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का यूज हम करेंगे हीट इंजन में। ठीक है, अब रिलेशनशिप देख लेते हैं COP ऑफ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर में क्या रिलेशनशिप है। फिर हम इसके बाद देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन COP हीट पंप रेफ्रिजरेटर एंड हीट इंजन। ठीक है,
COP हमारा खत्म हो गया। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के लिए हमने COP देख ली, हीट इंजन के लिए हमने एफिशिएंसी देख ली। अब इनके बीच हम रिलेशनशिप देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या है, इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है और कैसे हम एक COP निकालने के बाद हीट पंप की भी COP निकाल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हीट रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन COP ऑफ हीट पंप एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो COP हमने क्या देखा था, COP फॉर अ रेफ्रिजरेटर या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कल्स टू QL। हाँ डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा हमारा, QL अपॉन QH माइनस QL और TL अपॉन TH माइनस TL। ठीक है, हमने दोनों तरफ वन को जोड़ा, वन का एडिशन करते हैं तो क्या होगा हमारा TL अपॉन TH माइनस TL प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, TL प्लस TH माइनस TL अपॉन TH माइनस TL। ठीक है, TL से TL कैंसिल आउट, तो क्या बचा हमारे पास TH अपॉन TH माइनस TL। एंड हमने COP ऑफ हीट पंप क्या देखा था, TH अपॉन QH माइनस QL, TH अपॉन TH माइनस TL। ठीक है, तो TH अपॉन TH माइनस TL आ गया COP ऑफ हीट पंप, तो दैट इज 1 प्लस COP रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू COP ऑफ हीट पंप। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिलेशनशिप आ गया हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर में। that is applicable only for same temperature limits। ठीक है, अब देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन COP ऑफ हीट पंप रेफ्रिजरेटर एंड द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, इसको साइड में लिख लेते हैं, एप्लीकेबल बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट्स। ठीक है, अब यहीं पर देख लेते हैं एक और रिलेशनशिप, इसी को करते हैं, इसी को। ठीक है, तो हमारा क्या आया, COP हीट पंप क्या आई हमारी, TH अपॉन TH माइनस TL। ठीक है, TH को नीचे ले गए, 1 अपॉन TH अपॉन TH माइनस 1 अपॉन TL अपॉन TH, तो क्या हो गया 1 अपॉन 1 माइनस TL अपॉन TH। एंड हमें पता है कि एफिशिएंसी फॉर अ हीट इंजन क्या होती है हमारी, 1 माइनस TL अपॉन TH होती है। ठीक है, तो क्या आ गई हमारी 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस TL अपॉन TH, दैट इज अवर एफिशिएंसी। तो COP ऑफ हीट पंप इक्वल्स टू 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, COP ऑफ हीट पंप इक्वल्स टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल्स टू 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये निकल आया।
एंड दैट इज आल्सो एप्लीकेबल ओनली फॉर सेम टेम्परेचर लिमिट। अगर हमारी टेम्परेचर लिमिट सिंक और सोर्स की सेम है तभी हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी लिख देते हैं एप्लीकेबल ओनली फॉर सेम टेम्परेचर लिमिट्स।